दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द प्रीएम्बल यानी कि हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो ये है प्रस्तावना। ठीक है, अब प्रस्तावना होता क्या है कि देखो, हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, जैसे हम एक मोटे तौर पर अगर हम बुक की बात करें तो ये हमारे पास बेयर एक्ट है। तो इस बेयर एक्ट में सबसे पहले जो इंडेक्स दी हुई है, जो कंटेंट है, इस कंटेंट में बताया गया है कि कौन से चैप्टर में किस टॉपिक से रिलेटेड और किस आर्टिकल, कितने आर्टिकल उसमें दिए हुए हैं। तो हर चीज़ में उसकी जो बुक की पूरा जो एक निचोड़ होता है वो कंटेंट होता है। ऐसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम देखें कि हमारा संविधान आखिर किस चीज़ों को बात के बारे में बात करता है या किन फिलॉसफी पर ये डिपेंड है, तो वो सब हमारा किस में बताया गया है, हमारे प्रीएम्बल में। तो प्रीएम्बल को हम कह सकते हैं कि ये हमारा इंट्रोडक्शन है या प्रीफेस ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान का एक परिचय है जो बताता है कि हमारा संविधान में क्या क्या प्रोविजंस जोड़े गए हैं या क्या क्या उसमें है और किन किन बातों को ध्यान में रखकर उसे बनाया गया है। ये सब चीज़ें हमें प्रीएम्बल में बताता है। अच्छा, प्रीएम्बल को लाने का जो मेन उद्देश्य था या किसका था, वो था पंडित नेहरू का। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आए थे। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर ही आ जाता है एग्जाम में। देखो, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो प्रीएम्बल में जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जो प्रीएम्बल है, अगर इसको हम वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसको हम वर्ड टू वर्ड अगर याद कर लें और समझ जाए ना, तो कोई भी क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसे दे सकते हो। यानी कि इससे बाहर हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछे जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाने का जो मेन उद्देश्य था जवाहरलाल नेहरू का, वो यही था कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं आखिरकार वो किन बातों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए कुछ पॉइंट्स का ये प्रस्ताव लेकर आए थे और ये प्रस्ताव लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने। इसको लाया गया था 13 दिसंबर को, लेकिन एडॉप्ट किया जब पूरी चीज़ देखी उसमें कि किन किन मुद्दों को उठाया गया है, ठीक है, तो उस पर डिस्कशन वगैरह हुआ। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को पूरी तरीके से एडॉप्ट कर लिया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। ठीक है, और हमारी जो प्रीएम्बल है वो कब की गई थी, एडॉप्ट एंड एनफोर्स 26 नवंबर 1949। ये तो कॉमन डेटा है, सभी को याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे इस प्रीएम्बल की। तो हम प्रीएम्बल को एक बार तो हम इसकी पहले रीडिंग करेंगे और फिर जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें भी पता होना चाहिए कि आखिरकार हमारी जो प्रीएम्बल है, इतना बड़ा संविधान हमारा बनाया गया है, ठीक है, तो प्रीएम्बल की हमें याद होनी चाहिए। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेनली resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integration of the nation. In our Constituent Assembly, this 26 November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। यानी कि हम अपने संविधान को आज की इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को ये हम अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और अपना एक संविधान हम अपने आप को देते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं हर एक शब्द के बारे में। तो देखो, सबसे पहले जो हमें इसमें जो बताया गया कि वी मतलब कौन, सिटीजन्स, और सिटीजन्स कहाँ के, इंडिया के। वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इंडिया भी क्वेश्चन में पूछा गया है, जितने भी ऐसे एग्जाम्स ले लें, वनडे एग्जाम हो या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया कि इंडिया हमारी प्रीएम्बल में कितनी बार यूज़ की गई है। तो इंडिया जो टर्म है पूरी प्रीएम्बल में 2 बार इसको यूज़ किया गया है। ठीक है, तो हमें याद रखना है, एक इंडिया ये और दूसरी बार ये। तो इंडिया जो टर्म है वो 2 बार यूज़ की गई है पूरे प्रीएम्बल में हमारे। We the people of India having solemnly resolved to constitute India, यानी कि हम भारत के लोग, हम इंडिया को किस में रखते हैं, सोवरिजन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब बात आती है सोवरिजन। सोवरिजन का मतलब क्या होता है, संप्रभुत्व। यानी कि हम अगर अपने देश के बारे में बात करें तो हमारा देश है बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोई भी अगर मैटर आता है हमारे पास तो उसमें जो डिसीजन लेना है, चाहे वो हमारे इंटरनल मैटर हो या एक्सटर्नल मैटर हो, हमारी कंट्री से रिलेटेड है, तो हम ना ही तो किसी पर डिपेंडेंट है ना ही किसी देश के हम डोमिनियन है। यानी कि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, हम जैसा चाहें वैसा एक डिसीजन ले सकते हैं, इसीलिए कहा गया है सोवरिजन है हम। ठीक है, दूसरी वर्ड है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट क्यों कहा गया है,
सोशलिस्ट जो टर्म है हमारी वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 42वां जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1976, उसके द्वारा इस टर्म को जोड़ा गया है सोशलिस्ट का। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब है कि हमारे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, हमारे जो भारत के लोग हैं हमारे, ठीक है, उनके वेलफेयर के बारे में बात कही गई है। अब ये कैसे किया था सोशलिस्ट, अगर हम बात करें तो वेलफेयर कैसे, जैसे सरकार समय समय पर योजनाएं लेकर आती है। जैसे कि अगर हम बात करें एक MG नरेगा है, जिसमें क्या है कि 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाता है, और भी जैसे 5 किलो राशन वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे BPL APL जो कार्ड धारक है उनके लिए हाउस वगैरह दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो ये एक तरीके के सरकार के कुछ स्टेप्स हैं जो एक सामाजिक सोशलिस्ट मतलब एक सामाजिक तौर पर सभी को एक सहायता प्रदान की जाती है। ना हम बात करते हैं सेकुलर, सेकुलर इन दी सेंस ऑफ हमारा जो स्टेट है, हमारा इंडिया एक जो स्टेट है, हमारी एक कंट्री है, वो एक रिलीजन के मैटर में बिल्कुल न्यूट्रल है। यानी कि हमारी कंट्री का अपना एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। हमारे यहाँ पर सभी धर्मों को मान्यताएं दी गई है और सभी को इक्वली माना गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। ठीक है, लेकिन इंडिया का कोई भी एक अपना एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। अगर हम अदर कंट्रीज़ की वजह से बात करें, हमारा जो पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान में, इन सभी की अपने एक स्टेट का रिलीजन है। ठीक है, जो भी है, लेकिन इंडिया का नहीं है। इंडिया जो भी है सभी रिलीजन को प्रमोट करती है। ठीक है, एंड डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेट मतलब है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक डेमो और एक क्रेटिक। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेटिक का मतलब रूल। यानी एक हमारा एक जो देश है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। लोगों का द्वारा शासन करने का मतलब है यहाँ पर कि जो हमारे देश के जो लोग हैं जिनकी जो एज है वो 18+ जिनकी हो गई है, वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं और उनके बिहाफ पे वो देश को, हमारी कंट्री को रन करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो भी जो रूलर होते हैं या जो रूलिंग पार्टी होती हैं उनको किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, हमारे देश के जनता के द्वारा। एंड रिपब्लिक इन द सेंस गणराज्य कैसा है, देखो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक बेसिकली अगर हम बात करें, जहाँ हम बात करते हैं कि जो सरकारें जो होती हैं वो लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं, जहाँ पर सीधा जनता का शासन होता है। ठीक है, रिपब्लिक गणराज्य हमारा इस तरीके से है कि जो जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन है, ब्रिटेन एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक इन द सेंस कि हमारा उसकी जो देश का हेड ऑफ स्टेट है, यानी कि अगर इंडिया के सेंस में करें तो प्रेसिडेंट है, ऐसे ही ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, किंग या क्वीन। ठीक है, वो वहाँ पर इलेक्ट नहीं होता बल्कि उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यानी कि जो राजा है उसके आगे जो संतान होगी वो फिर राजा बनेगी, लेकिन वहाँ पर एक मोनार्की, इसी टर्म को क्या कहते हैं, मोनार्की है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो क्या होगा, जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाएंगे, चाहे वो इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब है कि जो हमने जो चुन के रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, ठीक है, MLAs और MPs, वही प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, जबकि जो मोनार्क हैं उनमें हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि राजा या रानी वगैरह होते हैं। ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और सुनिश्चित करेंगे हम अपने नागरिकों के लिए क्या, जस्टिस। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस की जो बात की गई है वो कितने तरीके के जस्टिस है। तो जस्टिस बेसिकली 3 तरीके के हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का अगर हम बात करें, जस्टिस सोशल की बात करें, यानी कि हमारे यहाँ जो नागरिक है, हमारे यहाँ सभी नागरिकों को बराबर की हिस्सेदारी है। बराबर मतलब क्या है, किसी भी नागरिकों के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव इन द टर्म हम ऐसे कह सकते हैं कि सेक्स के आधार पर, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, यानी कि इन ग्राउंड्स पर किसी भी व्यक्ति को के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो एक असमानताएं होती है, जैसे इनकम है या लोगों के स्टेटस के बीच में, अगर इस चीज़ को देखा जाए कि वो एक रिच फैमिली से और एक दूसरे एक पुअर फैमिली से, तो इनकी दोनों के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ है उसके आधार पर हम देखें तो किसी भी तरीके का वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। बराबर न्याय जो है वो दिया जाएगा, चाहे कोई अमीर हो चाहे वो कोई गरीब हो। नाउ पॉलिटिकल इन द सेंस कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की सरकार में अपनी एक आवाज़ होगी। यानी कि जो सरकार हमारी चुनी जाती है, इलेक्शन का जो समय होता है उसमें यदि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा हो चुकी है, यानी 18 से अब 18 गेन कर लिए, उसके पास राइट होता है कि वो एक वोट कर सकता है। ठीक है, तो ये जस्टिस के बारे में बात करता है हमारा 3 तरीके की। अब लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी कितने तरीके की दी गई है हमारे यहाँ, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि 5 तरीके की लिबर्टी के बारे में हमारे यहाँ बताया गया है।
आज़ादी। अगर हम लिबर्टी की बात करें तो जो आर्टिकल्स हम अगर हमारे देखें, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सभी के बारे में, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स किस बारे में बात करते हैं, हमारे लिबर्टीज़ के बारे में बताते हैं, जहाँ इक्वालिटी के बारे में बात की गई है, फ्रीडम्स के बारे में बात की गई है, रिलीजन्स के बारे में बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो दी हैं आर्टिकल 32 में, ठीक है, और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स हैं, वो सभी हमारे लिबर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। ना हम बात करते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी समानता, और समानता किस में, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे यहाँ जो समानता बात की गई है वो किस तरीके कितने टाइप की है, तो दो, एक तो स्टेटस की और एक अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्वालिटी में ही, तो आर्टिकल नंबर जो 14 है, यानी कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक, ये किसके बारे में बात करते हैं, इक्वालिटी के बारे में। और इक्वालिटी जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, सभी इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 15 है। आर्टिकल नंबर 16, 17, यानी आर्टिकल नंबर 15 क्या था कि भेदभाव, जो भेदभाव पर पूरी तरीके से क्या प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर जो 16 है वो बताता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। 17वां कहता है कि प्रोहिबिशन, एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत जो उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है। और आर्टिकल नंबर 18 जो बात कर रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल्स, पहले क्या होता था कि राजा जो हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे उस समय पे जो उनके फेवर में काम करता था उसको एक उपाधि दे दिया, जैसे राज बहादुर, राय सिंह, ये जो टाइटल्स वगैरह दिए जाते थे उन पर पूरी तरीके से क्या प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि सभी का जो स्टेटस है वो समान रहे। अपॉर्चुनिटी यानी सबको समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करते हैं फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे के बारे में। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जो एक इंडिविजुअल है उसका जो सम्मान है वो बना रहे। ऐसा नहीं है कि हमें जब आज़ादी दी गई है, आज़ादी का मतलब हमें एक फ्रीडम दी गई है जहां हमारे राइट्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने जब राइट्स का यूज़ इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि हम दूसरे व्यक्ति जो है, जो सामने वाले व्यक्ति है, उसको क्या कितनी चोट पहुँच रही है या कितना उसको नुकसान हो रहा है, उसकी बिना परवाह किए हम जब अपने यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ पर ही प्रतिबंध लगाया गया है। और ये कहा गया है कि हमें क्या इस चीज़ को एश्योर करना है, यानी सुनिश्चित करना है ताकि दूसरे किसी व्यक्ति की वो डिग्निटी जो है वो बनी रहे। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता, दोनों ही चीज़ें। ऐसा नहीं हो कि हम थोड़ी देर बाद ही पता लगे कि हम दूसरा जो देश है उसको सपोर्ट कर रहे हो, अपने देश के जो है उसके अगेंस्ट जाकर कोई बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें यूनिटी और हमारे देश की अखंडता को हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 नवंबर, यानी कि हमारे संविधान सभा में ये 26 नवंबर 1949 इस तारीख को हम यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और गिफ्ट देते हैं अपने आप के लिए ये संविधान। तो कब तारीख है, 26। अब इसमें जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए, जो इंपॉर्टेंट लाइंस जो करी हैं, जैसे सोशलिस्ट के बारे में बात की गई है, जस्टिस कितनी तरीके के होते हैं, ठीक है, लिबर्टी कितने तरीके की, इक्वालिटी कितने तरीके की बताई गई हमारे संविधान में, यहीं से क्वेश्चन जो है वो सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रीएम्बल में एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे अलग। अगर आपने यहाँ से वी द पीपल से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन तक इसको वर्ड टू वर्ड अगर लर्न याद कर रखा है ना, तो आप प्रीएम्बल से कोई सा क्वेश्चन आए, आप कितना भी डिफिकल्ट हो इजीली सॉल्व कर दोगे। अब बेसिक क्वेश्चंस अगर और पूछे हम, तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था उससे 3 टर्म जोड़ी गई थी, एक सोशलिस्ट, एक सेकुलर और एक इंटीग्रिटी। अब ये आपको याद करनी है, यानी ऐसे भी कर सकते हो SSI, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 सब जोड़े गए थे, ठीक है ना। अब बात हमारी ये आती है कि जब इन सब चीज़ों पे, यानी जब संविधान बन गया था तो बाद में जब संशोधन वगैरह हुए थे, या जो 1976 में, यानी कि अगर हम अभी बात कर रहे थे कि हमारा जो संविधान है, यानी कि संविधान की जो प्रीएम्बल है, इसको लेकर काफ़ी बार डिस्प्यूट चला है, विवाद काफ़ी बार चले हैं। सबसे पहला केस निकल के आता है बीरूवारी केस में 1966 में। क्वेश्चन यही उठता है कि प्रीएम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो समय समय पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आए हैं वो बेसिकली क्लियर करते हैं कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं है। तो बीरूवारी जो केस था 1966 का, इसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। यानी क्यों कहा गया था, क्योंकि ये बताया गया था, इसमें तर्क दिया गया था कि इसको एक अलग तरीके से पास किया गया है, यानी कि हमारे संविधान पे जो वोटिंग हुई है उससे हटकर बाद में ही वोटिंग हुई है, ठीक है, प्रीएम्बल पे, इसीलिए ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट केस इंपॉर्टेंट है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1967 का। इसमें यह मान लिया गया था कि हमारी जो प्रीएम्बल है वो कोर सोल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है कोर सोल, यानी कि हमारे संविधान की आत्मा है, ये कहा गया था गोलकनाथ केस में।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस था वो था केशवानंद भारती केस 1973 का, और ये एक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट केस कहा जाता है। ये 13 जजों की बेंच ने इसमें डिसाइड किया था और ये 7-6 के डिसीजन से निकला था, ठीक है। यानी कि 7 इसके फेवर में थे, 6 इसके अगेंस्ट में थे, केवल एक ही जज की वजह से ये पास हुआ था। तब इसमें ये मान लिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान का हिस्सा है। अब इसमें यह भी निकल के आया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर की, यानी कि जो अमेंडिंग आर्टिकल 368 की जो बात होती थी कि आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं, तो उसमें निकल कर आई थी कि हाँ, संविधान में या संविधान के किसी भी हिस्से को पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बिना प्रभावित किए, बिना इफेक्ट उसे किए आप संशोधन कर सकते हो, ठीक है। ये निकल के आई थी थ्योरीज में। नाम बात करते हैं हमारी जो प्रीएम्बल है, इसका नेचर कैसा है, ये एक नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल जैसे हमने देखी थी डीपीएस भी है, ठीक है। ये क्या एक तरीके के नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, यानी कि इनके वायलेशन पे हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ये है। अब इम्पोर्टेंट है, कन्फ्यूजन भी है कि अभी हमने देखा था कि गोलकनाथ के इस केस में कोर सोल जो कहा गया था वो प्रीएम्बल को कहा गया है, जबकि यदि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के रिगार्डिंग, उनसे संबंध में पूछा जाता है कि बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 32 यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो क्या है, हमारे संविधान की हार्ट एंड सोल है, ठीक है। और वैसे हमारी कोर सोल किसे बताया गया, प्रीएम्बल को। तो ये हमारा प्रीएम्बल का टॉपिक था, नहीं कि मैंने अच्छी कोशिश की, लेकिन फिर भी यदि कोई भी पॉइंट रह जाते हैं तो कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो से कवर करूँगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है, ठीक है। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।